नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका इस त्रिकाल में। हमारे साथी विनय ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि कांग्रेस का भी और राजद का भी उनके जीते हुए विधायकों की जाति व्याख्या करने वाले हैं। तो सवाल है कि 2020 में किसने डुबोई थी कांग्रेस की नैया। उसमें चिन्हित हुई हैं दो जातियां, राजपूत और यादव। तो राजपूतों और यादवों ने डुबोई थी नैया, लेकिन भूमिहार, चमार, मुसलमान और ब्राह्मण, इन्होंने एक तरह से पालकी ढोई थी। अब ये जो पूरा शीर्षक है, इसके लिए मैं क्रेडिट दे रहा हूं वीरेंद्र यादव, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और वीरेंद्र यादव न्यूज के संपादक हैं। विश्लेषण भी उनका ही है, कास्ट विश्लेषण। यहाँ वो उनकी एक किताब है राजनीति की जाति पार्ट 2, इसमें ये सारा विश्लेषण है। उसको आप जो पढ़ना चाहें पढ़ें, खरीदें। ये शीर्षक भी हमने, जो आप थंबनेल में देख रहे होंगे, वो चुराई है और उनके यहाँ से ही चुराई है। मैंने कहा उनको कि भाई आजकल वोट चोरी का प्रसंग चल रहा है, तो मैं शीर्षक चोरी क्यों नहीं कर सकता। तो ये वीरेंद्र यादव न्यूज का विश्लेषण है। वीरेंद्र यादव का विश्लेषण है कि कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और लगभग 27% जीत मात्र रही। यानी उनका कहना है कि 30% भी जो कि पास मार्क हुआ करता है, वह नहीं रह पाया था 2020 में। 70 में 19 विधायक, हम लोगों ने कई बार इस पर बात की है। जिसे मजबूत सीट कहती है कांग्रेस, उस पर भी हमने बात की है। तो हम इस सब पर बात करेंगे और इस आज की बातचीत में राष्ट्रीय जनता दल के बारे में भी बात करेंगे कि बिन यादव राजद सून, यानी यादव हैं तो राजद है, इसलिए बड़ा तुला संतुलन बनाना पड़ेगा। ये मेरा विश्लेषण नहीं, ये भी वीरेंद्र यादव न्यूज का ही विश्लेषण है। तो ये आज का पूरा प्रोग्राम वीरेंद्र यादव का प्रोग्राम है। तो 70 में 19 सीटें जीती थी। अब उसकी जाति व्याख्या क्या है? जाति व्याख्या यह है कि 70 में जो 70 उम्मीदवार उतारे थे कांग्रेस ने, उसमें से उसने 11 भूमिहार और 11 मुसलमानों को टिकट दिए थे, जिसमें से 4 उम्मीदवार जीते थे। यानी स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर था, 33% से ज्यादा था, 40% के आसपास था, 40% से थोड़ा नीचे था। यानी जो 27% एवरेज जीत थी उनका था विधायकों की जीत का, तो उससे बहुत बेहतर था। और इस चुनाव में उसने 8 उम्मीदवार चमार जाति से उतारे थे, जिसमें से 4 जीत करके आए थे। यानी ये वाला स्ट्राइक रेट 50% रहा। ब्राह्मणों में 9 उम्मीदवार उतारे थे और उसमें से 3 चुनकर आए थे, तो ये वाला स्ट्राइक रेट लगभग 33% रहा। लेकिन मेरा वाक्य नहीं है, मैं फिर वीरेंद्र जी का वाक्य बोल रहा हूं कि सबसे घटिया प्रदर्शन राजपूतों और यादवों का रहा था कांग्रेस के भीतर। वही बात जाइएगा तो राजद में बदल जाएगा। राजपूतों में 9 उम्मीदवार थे जो कांग्रेस ने दिए थे, उसमें से मात्र 1 निर्वाचित हो पाया, यानी 10% से थोड़ा सा ऊपर। और यादव थे उनमें से 1 निर्वाचित हो पाया, यानी लगभग 20% से थोड़ा सा नीचे। तो ये एक आकलन है पूरा जातिवार। अन्य जातियों की बात करें तो दुसाध 3 थे, कायस्थ 4 थे, कुर्मी 2 थे और मुसहर, कोयरी और पासी 1-1। ये 70 का पूरा खाका सामने रख दिया गया और सब के सब हार गए थे। यानी जो अति पिछड़ा पैकेट की जो तैयारी है, उस तैयारी को भी समझना चाहिए। जिनको भी कांग्रेस के कमजोर और मजबूत सीटों का विश्लेषण देखना समझना हो, वो हमारे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं आर्काइव में, और आज भी थोड़ी बहुत उस पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने 3 बनिया और 1 आदिवासी को टिकट दिया था। दोनों ही समुदायों से 1-1 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। तो यह है पूरी कहानी कांग्रेस की।
जो 70 सीटों में 19 और 19 में यदि ये स्ट्राइक रेट इतना कमजोर था तो उसके जिम्मेवार थे राजपूत और यादव। इसका विश्लेषण हम करेंगे। लेकिन यही बात जब आप राष्ट्रीय जनता दल के मामले में देखते हैं तो बात एकदम पलट जाती है। इसीलिए मैंने कहा, शीर्षक दिया है ये वाला उनके यहां से कम चुराया है, उस यहां विश्लेषण चुराया है। तो वो है, चुराना मतलब साभार यार, एकदम वोट चोरी जैसा मत ले लीजिएगा, और वोट चोरी वाली बात भी बड़ा अलग है। तो उसमें 144 उम्मीदवार 2020 में राजद ने अपने उतारे थे, उसमें से 58 यादव थे। आधा में घरैना बाकी में नरैना हम लोग कहा करते हैं। लेकिन यह ताकत है कि कमजोरी, इसको अभी तुरंत समझ लेंगे फिर और आगे बढ़ेंगे। 144 में 58 और जीत थी 75। 144 उम्मीदवारों में से 75 विधायक बने, जीत कर आए। उसमें से 35 विधायक चुने गए थे यादव। वीरेंद्र जी हालांकि अहीर लिख रहे हैं, तो 35 विधायक चुने गए। स्ट्राइक रेट शानदार है। और फिर दोहरा दूं, आपको कायदे से जातिवार विश्लेषण समझना हो तो वो किताब देखिए, खरीदिए। हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीरेंद्र यादव का जाति की राजनीति की जाति पार्ट 2। उत्तर बिहार में राजद ने 35 यादवों को टिकट दिया था, उनमें से मात्र 17 जीत पाए थे, यानी आधे से भी कम। स्ट्राइक रेट 50 से कम। और दक्षिण बिहार में 23 को दिया था, उनमें से 18 ने जीत हासिल की, यानी ये लगभग 70% के आसपास, 65 से 70% के आसपास स्ट्राइक रेट था। यानी जो मगध और शाहाबाद का इलाका है उधर, ये यादवों का प्रसंग है। तो इसीलिए हमने कहा कि बिन यादव राजद से 60% यादव उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। यानी जितने उम्मीदवार दिए गए थे उनमें से 60, 58 में से 65। और इसके अलावा जो 144 उम्मीदवार थे उसमें से जो 58 खड़े किए गए, तो उसमें 40% यादवों को टिकट दिया गया था और 47% यादवों ने जीत दर्ज की थी। परसेंट यादवों ने जीत दर्ज की थी। यानी इसीलिए मैं कह रहा हूं बिन यादव। अब यहाँ वीरेंद्र यादव न्यूज का भी विश्लेषण है और हमारा भी विश्लेषण है कि इस बार अन्य जातियों को साधने में बेस को न चूक जाएं। यादव ही ताकत है, यादव ही कमजोरी है राष्ट्रीय जनता दल का। फिलहाल तो ये यादव तो ताकत दिखाई पड़ रहा है, तो इसको बैलेंस बनाना बेहद जरूरी है। इसको आप बैलेंस नहीं बनाते हैं अन्य जातियों के साथ तो मुश्किल होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए यादव आकांक्षा, मैं बार बार इसको डिनोट करता हूं कि चूंकि एक बड़ा चंक, एक बड़ा वर्ग यादवों के भीतर एक बड़ा मध्य वर्ग बना है, तो यादव आकांक्षा को साध करके आरजेडी को डैमेज करने की कोशिश करेगी। विनय सर, पहले आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस की रोटी खाएंगे कि राजद की रोटी खाएंगे? नहीं, हम तो पहले कांग्रेस की ही रोटी खाएंगे। पुराने आदमी के हिसाब से, पुराने हिसाब से चलेंगे। हाँ, हमने तो टाइटल लगाया नहीं है तो लोग अंदाज लगाएंगे नहीं। आपके नाम के आगे ठाकुर है तो लोग अंदाज तरह तरह का लगा लेंगे कि आप कांग्रेस की रोटी। आजकल हालांकि कांग्रेस की रोटी जो है वो अति पिछड़ा, और जहां भी आपको लोग लोकेट कर लें, ब्राह्मण में लोकेट करेंगे तो उस तरह से भी देख लेंगे, और अति पिछड़ा देखेंगे तो राहुल जी की सफलता देखेंगे। मेरी तो मूल पहचान जो है वो मैं राजनीतिक व्यक्ति की नहीं है। मेरी मूल पहचान सामाजिक ही रही है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि देखिए कि कांग्रेस के मुकाबले जो दूसरी सत्ताधारी पार्टी है, कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस की नीतियां तो ठीक है, जो प्रॉब्लम एरिया है उनका जो है वो लीडरशिप और फंक्शनलिटी है, वो प्रॉब्लम एरिया है। उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं। दूसरी पार्टियों में समस्या जो है वो विचारधारात्मक है, उसको दुरुस्त करना ज्यादा मुश्किल है।
जब हम राजनीति की बात करते हैं, खास करके भारत में और बिहार के संदर्भ में बात करते हैं, तो जो सत्ता जो है, सत्ता को पावर के हिसाब से डिफाइन करते हैं। पावर क्या है? पावर ये को बर्ट्रैंड रसल साहब ऐसे डिफाइन करते हैं कि पावर वो चीज है जिसकी बदौलत जो है आपकी इच्छा जो है, आपका विश जो है, दूसरे के विश पे प्रिवेल करता है, दूसरे की इच्छा पर वो हावी होता है ना। अब ये चीज कहीं से भी आ सकती है, ये शारीरिक शक्ति से आ सकती है, आपकी वित्तीय शक्ति से आ सकती है, आपकी जो है बौद्धिक क्षमता से आ सकती है। ये कुल मिला करके इसका एक इक्वेशन, जिसको हम लोग अगर युवाओं का की भाषा इस्तेमाल करें तो प्रेम की तरह की केमिकल लोचा है। इन सब का केमिकल लोचा है जो ये तय करता है। बहुत बार आप उसको साध पाते हैं, बहुत बार उसको नहीं साध पाते। अब जो कांग्रेस की समस्या क्या है? आप थोड़ा आजादी से राजनीतिक पार्टियां जब चीजें तय करती है तो उसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि चुनावी जीत कैसे हासिल हो। तो पहला उनका जो चीज वो इंश्योर करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं जीत। उनको लगता है यही सबसे पहला है प्राइमरी टूल, जिसके माध्यम से उसके बाद आप बाकी जो प्रोग्राम है आपका, सामाजिक परिवर्तन का, सत्ता का वितरण का, गवर्नेंस का, ये सारी चीजें उसके बाद आती है। तो इसीलिए आप इतिहास, आपने कहा ना कि जो चुनौती मिली वो यादवों से और राजपूतों से मिली, तो इतिहास में भी पीछे अगर आप जाएंगे तो जो सत्ता जो रही है, शुरू में जो वैलिडेशन का काम ब्राह्मणों के पास में जो रहा है, तो उनकी सत्ता को चुनौती राजपूतों से ही सबसे पहले मिली है। धर्म के क्षेत्र में भी और इधर के बाकी लौकिक क्षेत्र में भी उनको राजपूतों से ही पहली चुनौती मिली। और इसीलिए आप धीरे धीरे जब इधर भी आएंगे, आजादी के पास भी आते रहेंगे, तो वो जो एक गठजोड़ बना था ब्राह्मण, भूमिहार या अपर कास्ट जो इंटेलेक्चुअल जो इलीट का जो था, उसमें सबसे पहले राजपूत बाहर आकर के उन्होंने समाजवादी धारा पकड़ी और उन्होंने चुनौती दी। इसीलिए आप देखेंगे कि नीचे की जातियों से लोगों को प्रमोट करने में, लीडरशिप को, उनकी बड़ी भूमिका रही। बड़े समाजवादी उस वर्ग से उभर करके सामने। अब दो चीजें हैं सत्ता की जब आप बात करेंगे तो, क्योंकि भारतीय समाज में क्या है कि क्लास और कास्ट जो है एक दूसरे को बहुत काटते हैं, है ना। तो उस हिसाब से जो आपने कहा ना कि एक मध्य वर्ग पनप गया है, उसकी जो प्राथमिकता है, उसकी प्राथमिकताएं अलग है, क्योंकि उनको विनय सर, उसकी प्राथमिकता इन आंकड़ों में देखिए जरा, तो आपको एक तरफ दिखाता हूं। एक बड़ा निखिल भारद्वाज जो कह रहे हैं वो भी ये भी इन आंकड़ों के विश्लेषण का एक पक्ष है। तो ये वाला पक्ष पे आते हैं, और ये उसके पहले मैं जो आपके सामने रख रहा हूं वो देखिएगा। और तीसरे फिर हम आएंगे, महेंद्र यादव का एक विश्लेषण है कांग्रेस को लेकर। चौथे फेज में आरजेडी की तरफ चले। तो ये जो है उसमें ये दिखाई पड़ता है कि यादव, राजद से यादव, यानी लालू जी का यादव, वो यादवों को पसंद है। यादवों ने और राजपूतों ने डुबोया नैया। तो यदि यादव दूसरी जगह से आए तो फिर वो इफ नो बट हो जाता है। क्या ऐसा हुआ है? एक बात। दूसरी बात, क्योंकि हालांकि इस इलाके में मगध वाला और दोनों का दोफार हमने इसमें देखा, बताया कि वो भी एक संजीव जी जो है, वो भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ज्योग्राफी के हिसाब से जो है वो पावर स्ट्रक्चर चेंज होता है, क्योंकि उस हिसाब से जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड राइट्स जो है वो अलग अलग है उत्तर बिहार में और दक्षिण बिहार में। फिर संघर्ष जो है डोमिनेंस का, वो भी अलग अलग जातियों में अलग अलग हिसाब से। बाकी जातियां किसके साथ, यानी लालू जी के बिना यादव कांग्रेस से आए, ये भी देखना पड़ेगा। इसका एक विश्लेषण होना चाहिए। यादव यदि बीजेपी वाला आया है तो वो कैसा परफॉर्म किया, वो आगे देखेंगे अगले एपिसोड में। ठीक। तो जो बात हम लोग कह रहे थे ना कि किस हिसाब से वो चीजें, तो देखिए भारतीय मानस में जो पावर के हिसाब से या सत्ता के हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसको प्रेमचंद कहते हैं कि मर्जाद,
हाँ कौन व्यक्ति जो है उस जाति की, उस व्यक्ति की मर्यादा को आगे बढ़ाने का काम करता है। बिल्कुल। तो इसीलिए आपने जो सवाल उठाया ना कि जो लालू जी का यादव है वो यादव है, बाकी यादव कंसीडर नहीं किए जाते। एक जमाने में पप्पू यादव पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए, लेकिन यादवों ने उसको यादव नहीं माना, लालू जी के यादव को यादव माना, है ना। वो इसी वजह से है कि लालू यादव उस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसको यादव अपना गौरव मानते थे कि उन्होंने उनकी मर्यादा को आगे बढ़ाया, है ना। जब ये एक बार एस्टेब्लिश हो जाता है ये तथ्य, उसके बाद चीजें आती है गवर्नेंस की। वो गवर्नेंस इसलिए आती है कि जो बाकी जातियां हैं, बाकी जातियां उनको अपने लिए लाभकारी मानती है या नहीं मानती है, उनको उनसे कितना फायदा मिलता है, और वो एक बात चीजें और है उसमें एक चीज और है सर कि जैसे वो जो आपने बात कही, जैसे लालू जी के पहले राम लखन सिंह यादव जो कांग्रेस के भीतर से सत्ता लेकर के आते थे, वो यादवों के पैन बिहार लीडर थे और बड़ा सम्मान प्राप्त था उनको। लालू जी ने सेपरेट सत्ता का स्वाद चखाया, जो कांग्रेस के भीतर से टुकड़े लाने का मामला नहीं है। वो पूरा का पूरा रोटी अपनी है, हम बांटेंगे कि किसको बांटना है किसको नहीं बांटना है, ये आनंद उन्हें मिला। लेकिन एक विश्लेषण वीरेंद्र यादव का भी है। ये जो आप बोल रहे हैं ना संजीव जी, वो फर्क है सामंत का और राजा का, ठीक है ना। सामंत बड़ा है, फिर भी उसकी हैसियत जो है छोटे राजे से बड़ा की नहीं है, ठीक है। मानस के स्तर पर, पावर के स्तर पे अलग है। तो वही जो आप चीज कह रहे हैं कि राम लखन सिंह यादव कांग्रेस के अंदर बड़े नेता थे, हो सकता है उन्होंने बड़ी सुविधाएं दी होगी यादव समाज को, उनका काम ज्यादा आसानी से केंद्र और राज्य के स्तर पर होता रहा होगा, लेकिन उसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो राम लखन सिंह यादव स्वयं नहीं थे, उनको पावर कहीं से लाना पड़ता था। लालू जी का जो था उनका अपनी ताकत थी और लोग वो खुद डिसाइड करते थे। यही फर्क है राम लखन सिंह यादव और लालू, जिसके कारण लालू जी की ज्यादा माने फैन फॉलोइंग हुई। और एक बात और है कि स्थायी हुई वीरेंद्र यादव का, लेकिन एक विश्लेषण है वो, और वो मायने का रखता है। एक तो ये हो गया कि यादवों का वोटिंग पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन दूसरा उनका यह था कि, और वो मैं थोड़ा सा उससे भी सहमत हूँ कि जैसे एनडीए में क्या हुआ पिछली बार, हम जब एनडीए वाली कल परसों बात करेंगे अगले सप्ताह तो उस पर देखेंगे, वीरेंद्र जी के उससे करेंगे। तो एनडीए ने जितनी सीटें 2015 में दूसरे दलों को दिया था, अपने सहयोगी दलों को 85 सीटें दी थी, उसमें से एक भी सीट सहयोगी दल निकाल नहीं पाए थे, और 53 सीट बीजेपी तब भी निकाल ले गई थी जब लालू जी और नीतीश जी साथ आए थे 2015 में। इसका अर्थ यह हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वोट ट्रांसफर नहीं किए। उसी तरीके से 2020 में राजद के कार्यकर्ताओं ने, यादव अब हटा दीजिए यदि इसको कार्यकर्ता कह दीजिए, तो राजद के कार्यकर्ताओं ने वोट ट्रांसफर नहीं किए। एक अलग बात है कि राजद के बड़ा प्रतिशत कार्यकर्ताओं का यादव ही है, ये तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं का वोट ट्रांसफर नहीं होना बड़े प्रभावी दलों के द्वारा, जैसे बीजेपी ने नहीं ट्रांसफर करवा पाई थी, वैसे ही राजद कांग्रेस को नहीं करवा पाई, या कांग्रेस भी कई जगहों पे राजद को नहीं करवा पाती है। हाँ, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो ये है कि आपके कार्यकर्ता जो है वो सत्ता को किस तरह देखते हैं। जैसे हम लोग कम्युनिकेशन में कहते हैं ना कि आपने जब कोई बात बोल दी है तो श्रोता उससे क्या समझेगा ये आप नहीं तय करते, ये तय करता है श्रोता और उसके आसपास की परिस्थितियां। आप उसको थोड़ा डायरेक्शन दे सकते हैं पर बाकी चीजें जो है वो श्रोता ही तय करेगा। उसी तरह नेता भी जो है उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो राजनीति है, वो जो एक नीति है उन्होंने जब एक बार तय कर दी या गठबंधन तय कर दिया, ठीक है ना, उसके बाद वो नीति या गठबंधन जो है उसको बाकी लोग कैसे लेंगे ये नेता पे निर्भर नहीं करता है। और इसीलिए जो नेता ये काम जितनी कुशलता से कर पाता है वो नेता उतना बड़ा होता है। और इसीलिए कहते जो डिफरेंस आता है ना कि कैडर बेस्ड पार्टी और नॉन कैडर पार्टी,
जो कैडर बेस्ड पार्टी जो होती है उसमें वो जो उनकी ट्रेनिंग और डिसिप्लिनिंग इतनी होती है कि कई बार कार्यकर्ता अपनी नाराजगी और असहमति के बावजूद पार्टी लाइन के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जो बाकी पार्टियां जो होती है जो छोटे समय में जो बोलते हैं मसीहाई नेतृत्व के माध्यम से, ऐतिहासिक घटनाओं की वजह से, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से अचानक से उभरते हैं, उनकी स्वीकृति बढ़ती है, उनमें वो पार्ट मिसिंग होता है। उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, है ना, वो उन परिस्थितियों में जब उनकी नेता से असहमति हो, विरोध हो, उनकी लाइन पे जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं। वो उनका अपना इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल। अब एक विश्लेषण निखिल भारद्वाज का है, हालांकि आंकड़े इसको पुष्ट नहीं कर रहे हैं। निखिल जी कह रहे हैं कि एनडीए सोशल इंजीनियरिंग हैज कोलैप्स्ड इन मगध सिंस द 2015 इलेक्शन. Upper caste is preferring RJD over the candidate, whereas EBC prefers RJD over the upper caste NDA candidate. अब हालत यह है कि EBC का कोई भी कैंडिडेट 2020 में नहीं जीत पाया था। कांग्रेस में जब हम लोगों ने कांग्रेस का खाता खोला है तो अभी उसके जरिए बात कर रहे हैं, फिर आरजेडी पर बात करेंगे, उनके कास्ट वाले, उस पर आगे और भी एपिसोड्स हम करेंगे। तो आप देखिए कांग्रेस के जो 4 भूमिहार विधायक जीत करके आए, उनमें भागलपुर, जमालपुर, बिक्रम और हिसुआ। तो बिक्रम और हिसुआ वाले ही मगध के खाते में जाएंगे, बाकी 2 उधर से आए। तो ऐसा नहीं है, ब्राह्मणों में भी महाराजगंज, बक्सर और करगहर, तो ये मगध, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मगध के इलाके में ये 50-50 आप कह सकते हैं कि तथ्य है। लेकिन बड़े पैमाने पे अपर कास्ट विधायकों को कांग्रेस ला पाने में सफल नहीं होती। ज्यादातर अपर कास्ट विधायक जो टिकट गए थे 2015 में, 2020 में भी, वो कांग्रेस के जरिए ही गए थे। तो यानी अपर कास्ट की पहली पसंद फिर भी महागठबंधन नहीं है, ये तो दिखाई पड़ता है। लेकिन फिर भी आप जो एक बात कर रहे हैं कि 2015 से ट्रेंड बदला है, तो कुछ जगहों पे ये जरूर दिखाई पड़ा है कि भूमिहारों ने या ब्राह्मण उधर मगध में उतने वोकल नहीं है जितना कि दूसरे उत्तरी बिहार में। तो इन्होंने थोड़े से अपनी संपूर्ण लॉयलिटी को चेक किया था बीजेपी के साथ, उसको रोका। विनय सर। हाँ नहीं, देखिए जो पहले जो कांग्रेस का समीकरण था और उसमें जो जातिगत डोमिनेंस था ब्राह्मणों का, वो इस वजह से था कि जो रूलिंग एलिट में जो बाकी 2 जातियां थी, जो राजपूत, भूमिहार और जो कास्ट, इसमें कास्ट की संख्या सबसे कम थी, लेकिन उनकी जो उपयोगिता थी वो उसमें थी गवर्नेंस के माध्यम में और इंटेलेक्चुअल सपोर्ट देने के। तो इन 2 बाकी जातियों की तुलना में जो है वो ब्राह्मण की जो है स्वीकृति जो है खास करके लोअर सेगमेंट में ज्यादा है ना। तो इसीलिए जो कांग्रेस का जो पुराना समीकरण था वो काम करता था, और बाद में राजनीति धीरे धीरे जो है वो बदली। अब जो आपने जो बताया कि जो भूमिहार जो जीत करके आए, उसमें वो उस जिले में जो जातिगत समीकरण है वो क्या काम करे। और जैसे मुसलमानों के सामने जो सवाल जो आज जिस तरह से भाजपा को लेकर के, वही सवाल जो है भूमिहारों के सामने कांग्रेस को लेकर के, ठीक है ना। जो भूमिहारों के पास जो सबसे सत्ता उनके पास थी, जमीनें उनके पास थी, कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पास में थे, तो उनका जो प्राइमरी टारगेट है वो प्राइमरी टारगेट है उन सबको बचाना। उसका खतरा सबसे ज्यादा किसके पास है? उसकी जो बढ़त है उसके खिलाफ बाड़बंदी कौन देगा हमको? तो जब तक कांग्रेस उसमें सफल होती नहीं दिखेगी तब तक वो उनके पास वापस लौट करके नहीं आएंगे। वो चाहते तो हैं, जैसे मुसलमानों के साथ हुआ कि वो बहुत शिद्दत से चाहते थे यूपी में कि कांग्रेस आए, लेकिन उनको वो दिख नहीं रहा था और इसीलिए वो लौट करके नहीं गए। अगर
मायावती फैक्टर यूपी से निकल जाए और वो दलित सेक्शन कांग्रेस के साथ वापस लौट आए तो यूपी की राजनीति पूरी तरह से बदल जाए। तो बहुत क्योंकि सारे समीकरण होते हैं। बिल्कुल, वो इंतजार कर रहे हैं। और एक बात मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने कहा कि जो उनकी जो चॉइस जो है आरजेडी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चेक कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि जो राजद की जो हासिल करवाना था उनको, जो मर्जाद की बात यादवों की, वो उन्होंने कर दी। अब उससे जो आगे की राजनीति है, उस आगे की राजनीति में उन्होंने वो जो हमलावर तेवर थे उसको उन्होंने टोन डाउन किया। अब उनको ये खतरा स्पष्ट दिख रहा है कि जो बाकी जातियां जो है कैसे उनके पास आएंगी, है ना, और गवर्नेंस के माध्यम के बीच पे वो क्या डिलीवर कर पाएंगे। और इसीलिए वो जो कथन है तेजस्वी का कि यादवों को सामाजिक न्याय का रक्षक बनना हो, ये उसी पिच पे है। अगर वो उनके रक्षक वाली भूमिका चली जाएगी तो उनकी राजनीति भी गिर जाएगी। लेकिन ये चुनौती, बात कहना और करना, उनके लिए चुनौती आएगी, वो अगले तो फेज में बात जो सवाल आपने कांग्रेस के संदर्भ में उठाया था ना, कि कांग्रेस तो बदलना चाहती है, पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते, है ना। बड़ा देखिए, तुला संतुलन की जरूरत होती है। कांग्रेस के भीतर जो हो रहा है आज की तारीख में, कांग्रेस के भूमिहार लीडर चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर न किया जाए, तेजस्वी यादव को प्रमुखता से चेहरा बनाया जाए, इसमें अखिलेश सिंह और अजीत शर्मा का रोल और जो गैर भूमिहार यादव हैं, खास करके जो लीडरशिप है, वो चाह रही है कि तेजस्वी को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाए। तो वहां का खेल अलग है। अब देखिए सर, हम आएंगे राजद को, राजद यादवों का घर है। एक लाइन सिर्फ इसमें ये मैं बोलना चाहता हूँ कि वो जो दो खेमा है, उन दो खेमों में उनकी प्राथमिकता क्या है और उनकी स्ट्रेंथ क्या है। कौन लंबी लड़ाई लड़ने के हिसाब से अपने आप को फिट मानता है और कौन जो तत्काल राहत चाहता है। तो जो घड़ा तत्काल राहत चाहता है, वो चाहता है कि राजद से सीधे सीधे मुठभेड़ किया जाए, और जिनको लगता है कि अभी हमारी ताकत इतनी नहीं है कि राजद से मुठभेड़ कर पाए, यादवों से मोर्चा ले पाए, तो वो बने रहा है। बिल्कुल सही विश्लेषण है। बिल्कुल। अब हम अगले फेज में जाएंगे, उसके पहले महेंद्र यादव का आज एक फेसबुक पर जो विश्लेषण है वो बड़ा कायदे का है। और वो हम लोगों ने जो बात की थी, शायद आप ही हमारे साथ थे, जो हम लोगों ने बात की थी कि कितनी सीटें मजबूत हैं और कितनी कमजोर। ये जो कांग्रेस मजबूत और कमजोर की थ्योरी लेकर के आ रही है, उसमें खुद ही फंस जा रही है। तो वो वीडियो लोग देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे जो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो फिर ज्यादा समझ पाएंगे और तब हम आएंगे राजद की ओर। संजय जी, मैं एक लालच वो नहीं रोक नहीं पा रहा हूँ। देखिए, पार्टियों का चरित्र कैसा होता है कि प्रोविंशियल जब ऑटोनॉमी आई तो कांग्रेस ने जो है अपने यहाँ जो है वो एक कमिटी बनाई, सर्च फाइंडिंग कमिटी बनाई, जो किसानों के मामले को लेकर के काम करती। बिहार में जो वोट परसेंटेज जो था, बिहार में सबसे कम था, बाद में बढ़ के 17% तक हुआ। तो जो राजेंद्र प्रसाद जी को उनका बनाया गया। उन्होंने देखा है कि जो किसान है, किसानों में जो बहुत असंतोष है जमींदारी को लेकर के, जमींदारों को व्यवहार करके लेकर के, लैंड राइट्स इस तरह से। तो ये जानते हुए भी राजेंद्र प्रसाद की जो है किसान की समस्या जेन्युइन है, उनको साथ में लाना चाहिए, उसके बावजूद उन्होंने उस मुद्दे को रोक दिया और वो जमींदारों के साथ खड़े हुए। और उसमें ये इस बात की भूमिका बहुत थी कि जो किसान जो थे, उनके पास में वोटिंग राइट्स नहीं थे। वोटिंग राइट्स जो थे वो जमींदारों के पास ज्यादा थे। तो ये उनका प्राइमरी जो उनकी प्रायोरिटी जो थी वो थी कि पहले किस तरह से वो टूल हासिल किया जाए जिसके जरिए किसी तरह का कोई आप आगे कार्यक्रम, जमींदारों का ही समर्थन पाके। और एक दौर था जब कांग्रेस को ही विकल्प था इन लोगों के पास, जो कम से कम जो किसान और मजदूर और दलित जातियां, दलित समुदाय था, वो देख रहा था।
पावर 35-36 के पास में आप देखेंगे कि कांग्रेस के सम्मेलनों में जो मिजाज है और कांग्रेस की सरकारों में जो मिजाज है, दोनों अलग अलग है। दोनों में कांग्रेस प्रस्ताव पारित करती है किसानों के हक। एक बड़ी बात आप बता रहे हैं कि ये इसी को रियल पॉलिटी कहते हैं कि आप जमींदारों, चूंकि वोटर राइट नहीं है जो आप बता रहे हैं, तो यही खेल आज राजद कांग्रेस के भूमिहार जो 2 लीडर कर रहे हैं, सभा छोड़ के चले जा रहे हैं, अजित शर्मा और अखिलेश सिंह, और वो सब जो चल रहा है, और पप्पू यादव और जो ये राजेश राम हैं वो, और अभी अल्लाहबरू आकर के ये लोग तेजस्वी को उस तरह से चमकने देना नहीं चाहते। लेकिन खैर, कांग्रेस की 23 सीटें थी सर 2015 में, जिसमें से 13 सीटें ऐसी थी जिसमें 23 सीटें जीती, 43 में से 23 सीटें जीती हुई 23 सीटों में से 13 सीटों पर 2020 में दोबारा लड़ी। अब उसकी एकदम से उसको क्या बोलते हैं, बहुत क्विक स्नैप आपके सामने रख रहा हूं। महेंद्र यादव ने किया है, हमने नहीं किया है, उनका विश्लेषण है। मैं फिर दोहरा दूं कि हमारे पीछे के आर्काइव में जाकर मजबूत और कमजोर सीटों के गणित को देख लें, उसके साथ इस वीडियो को देखें। अब यहां से जो बात कर रहा हूं, तो नरकटियागंज में 2015 में कांग्रेस के विनय वर्मा 16,000 से जीते थे और 2020 में 21,000 से हार गए। मजबूत सीट की कहानी सुनिए। बेतिया में, और ये याद दिला दूं कि 2015 में लालू जी और नीतीश जी साथ आ गए थे, वजह वो थी, न कि कांग्रेस की ताकत है। बेतिया में 2015 में मदन मोहन तिवारी 2320 वोट से जीते और 2020 में 18,000 वोट से हार गए। रीगा में अमित कुमार 22,856 से जीते और 2020 में 32,000 से हार गए। बेनीपट्टी में भावना झा 4,734 वोटों से जीती थी 2015 में, और 2020 में 32,652 वोटों से हार गए। और ये वो वक्त था जब तेजस्वी का एकदम चरम पे प्रदर्शन हुआ, जब 144 में से 75 सीटें सरकार बनते बनते रह गई थी। बहादुरगंज में 2015 में कांग्रेस के मोहम्मद तौसीफ जीते थे, वो 14,000 वोटों से 2020 में तीसरे नंबर पर चले गए, क्योंकि एमआईएम का ये हो गया था। अमौर में भी वही हाल रहा। कोरहा में 2015 में पूनम कुमारी पासवान 5,426 वोटों से जीती थी, 2020 में 29,000 से हारी। रोसड़ा में वही रहा। बेगूसराय में 2015 में कांग्रेस की अमिता भूषण 16,500 से जीती और 2020 में 4,554 वोटों से हार गई। फिर से अमिता भूषण के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है। कहलगांव में 2015 में कांग्रेस के सदानंद सिंह 21,000 से जीते थे और शुभानंद से वो 2020 में 43,000 वोट से हार गए। वजीरगंज में 2015 में कांग्रेस के अवधेश सिंह जीते थे 13,000 से, जिसकी हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, और 2020 में शशि शेखर से 22,430 वोटों से हार गए। सिकंदरा, बरबीघा मतलब प्रथम मुख्यमंत्री का जो कांग्रेस के सीएम थे, उनका इलाका, श्री कृष्ण सिंह जी का, 2015 में कांग्रेस के सुदर्शन कुमार 15,000 से जीते थे। फिर जेडीयू में चले गए, तो कांग्रेस के गजानन साई से 113 से हारे थे। गोविंदपुर में 2015 में कांग्रेस की पूर्णिमा 4399 से जीती, फिर पूर्णिया जेडीयू में चली गई, सीट आरजेडी ने लड़ा, 33,000 से जीते। तो ये पूरा आज इन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे महेंद्र यादव ने पूरा डिटेल दिया है और ये बताया है कि और कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह औरंगाबाद में 2015 में 18,398 से जीते थे, 2020 में वो संख्या घट गई। तो मजबूत सीटों का कोई व्याकरण नहीं है कांग्रेस के पास, ये जो भी है संयोगों का खेल है। इसलिए यदि लाइन पे संजीव जी संयोग के साथ जो है इस चीज की का खेल है कि कहाँ जो है, जो सीधी टक्कर जो दो डोमिनेंट कास्ट के बीच में है, उसमें जो बाकी जातियां हैं वो कैसे बिहेव कर रही है। जैसे आपने यादव का उत्तर और दक्षिण का जो महेंद्र सिंह वीरेंद्र जी वाले में उसमें आप देखते हैं कि जो दक्षिण बिहार में जो है यादवों के जीत का प्रतिशत ज्यादा है। वो इसलिए है कि जो एक तो लैंड के हिसाब से देखिए और दूसरे देखिए कि वहां पे जो हिंसक माहौल है, उस हिंसक माहौल में यादवों की इस बात के लिए स्वीकृति ज्यादा है दलितों के बीच में
कि वो उनको प्रोटेक्शन दे सकते, कि वो मसल उनके पास में है कि वो बीमारियों के साथ में वो थोड़ा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बाकी के पास में वो क्षमता नहीं है। ये बात जो है उत्तर बिहार में बदल जाती है ना, वहां पे चीजें अलग है और वहां पे उतनी हिंसा नहीं है जितना दक्षिण मगध वाले इलाके में देखते। तो ये और इस चीज का एक्सप्लॉयटेशन बीजेपी ने खूब किया है डोमिनेंट कास्ट पॉलिटिक्स को तोड़ने के लिए, चाहे वो जाटों की राजनीति को ध्वस्त करने के लिए। आप देखिए मैंने वो बागपत में उन्होंने हरा दिया जाटों को, सोमनाथ जो सोमपाल शास्त्री थे ना, जिन्होंने हरा दिया था इसको अजीत सिंह को, है ना, चौधरी चरण सिंह के लड़के को। तो जाट लैंड में आप अगर जाट के सर्वमान्य नेता की जिसके पास में चौधरी चरण सिंह की विरासत है उसको आप हरा देते हैं, तो ये और इसी में बीजेपी को महारत है कि उनके पास माइक्रो मैनेजमेंट है और कैसे चीजों को वो देखते हैं। दूसरा बात है कि कांग्रेस के पास में चूंकि अभी सत्ता नहीं है तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। सोमपाल शास्त्री तो बीपी सिंह के मतलब जनता दल से थे ना? नहीं, बाद में पहले वो उसके बाद वो चले गए थे, बीजेपी से हराया था जो एक शास्त्री जो थे, जो बाद में कृषि मंत्री भी बने थे। हाँ, सोमपाल शास्त्री थे जी। तो उस चीज को भी मतलब जो है राजनीति में कांग्रेस के पास अभी क्या है कि कांग्रेस को जो एक्शन के फ्रंट पे, मूवमेंट के फ्रंट पे जब तक वो सक्रिय नहीं होगी तो विपक्ष में रहते हुए सत्ता हासिल करना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि उसके पास देने के लिए अभी कुछ नहीं है। जो सत्ता में जो लोग हैं उनके पास देने के लिए है, वो उन ओपिनियन लीडर्स को दे करके अपने पास शामिल कर सकती है। और वही बात जो हम लोगों ने की कि भाई आपने अपने प्लान से जाहिर कर दिए और जिनके पास में देने के लिए था उन्होंने तुरंत दे दिया। आपके पास सिर्फ वायदा है, आप अभी दे नहीं सकते। तो उस मामले में आप अपने मजबूत गढ़ों को और मजबूत करने के लिए कोई काम नहीं करते और कमजोर गढ़ जो हैं उन पर आप काम करने की कोशिश नहीं करते। और आज आप जहां एका बनाकर काम कर रहे हैं वहां मुख्यतः सामाजिक संघर्ष राजद और कांग्रेस के आधार बेस के भीतर ही रहा है। अब थोड़ी सी बात विनय सर, ये जो यादवों का मामला है, जो एक ही बात उसमें इसके पूरे निष्कर्ष में वीरेंद्र यादव न्यूज के कि बिना यादव राजद सुन, यादव का राजद के साथ स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। और हमने अभी पूरी व्याख्या शुरू में वीडियो को अपने बातचीत के शुरू में ही की है, वो है कि देखिए हाँ 75 में 35 विधायक यादव चुने गए। यह स्ट्राइक रेट लगभग 50%, 47% का स्ट्राइक रेट है। संजीव जी, उसमें दो चीजों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे हम लोग बात करते रहे हैं कि वातावरण में नमी है, तो नमी से बारिश होगी, इसके लिए एक केंद्रक की जरूरत होती है जिसके आसपास वाष्प जो है वो जमा होता है, ठीक है ना। तो दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो आपको एक न्यूक्लियस चाहिए, दूसरा उसके आसपास चीजें जमा हो। तो राजद के लिए दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो उनका पास कोर वोटर चाहिए और उस कोर वोटर के आसपास जो बाकी वोटर्स है वो इकट्ठा हो पाए। तो जब तक ये जो सामाजिक न्याय वाली चमक राजद के साथ होगी तब तक यादवों के डोमिनेंस और एरोगेंस को भूलकर बाकी जातियां उसके साथ जुड़ेंगी। जब वो सामाजिक न्याय वाली जो उनकी जो इमेज है वो कमजोर हो जाएगी और भ्रष्टाचार वो तमाम चीजों वाली में ज्यादा आ जाएगी, डिलीवरेंस गवर्नेंस के मामले वाले उनके काउंट कमजोर हो जाएंगे, तो बाकी जातियां उनके साथ उस तरह से नहीं जुड़ेगी, क्योंकि अब उनके अंदर भी महत्वाकांक्षा जग रही है, खास करके वो कास्ट सर्वे के बाद। जी, मेरा सवाल ये है कि 58 में 35 को सच माना जाए, रियल टाइम सच माना जाए, या 23 जो हारे उसको रियल टाइम सच माना जाए। 35 रियल टाइम सच है तो यादव उनकी ताकत है, और 23 हार गए चुनाव, ये छोटी मोटी संख्या नहीं है।
तो यदि 23 चुनाव हार गए तो इसको हम उनको फिर ये क्या है, ये अलार्मिंग बेल भी है। नहीं, ये डाइवर्सिटी का सूचक है और चेंज का इंडिकेटर है कि लेकिन इसको हम लोग सापेक्षता एनडीए कितना जिता ला पाया था यादवों को, हम लोग वही मैं कह रहा हूँ ना, जहां एनडीए जो यादव के एरोगेंस और डोमिनेंस के भय को दिखा करके बाकियों को अपने साथ जोड़ पाता है, वहां एनडीए सफल हो जाता है। लेकिन जहां बाकियों के भीतर जो है वो ये डर वो नहीं कर पाती है, वहां वो यादव, खास करके जहां पे भूमिहार वर्सेस जो है मामला होगा, वहां पे बीजेपी कम सफल होगी, वो ज्यादा। इसमें दोनों ही चीजें रोल प्ले करती है कि उस डिस्ट्रिक्ट का या उस कंस्टिट्यूंसी का कास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वहां किस तरह की लीडरशिप नहीं है। तो जैसे हम लोग कम्युनिकेशन में बोलते हैं ना कि ऑडियंस का डीमैसिफिकेशन हुआ है, वैसे वोटर का भी डीमैसिफिकेशन हुआ है। अब हर मतदाता वर्ग जो है अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट करता है और अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से अलाइनमेंट कर रहा है। जी, तो एक बात तो है इसमें कि 35 और 23 ये जो यादवों को लेकर के राजद के सामने सच है, इसके भीतर तेजस्वी जी को प्ले करना है, आपको अन्य लोगों को जोड़ना है और यादवों को नाराज भी नहीं करना है। यादव आपके साथ होंगे, जो आप विनय जी कह रहे हैं, एक धुरी होगी तो उसके इर्द गिर्द जो है वृत्त बड़ा बनेगा। धुरी कमजोर हो जाएगी तो बड़ा तुला संतुलन का मामला इनके सामने बनने वाला है। हम आगे भी बात करेंगे, वीरेंद्र यादव न्यूज के बहाने ही बात करेंगे, और लोगों के भी, हम लोग भी अपने रिसर्च पे लगे रहते हैं तो उस पर बात करेंगे। कुछ कमेंट्स ले लेते हैं सर। विनोद कुमार कह रहे हैं कि बिना ऊपरी जात, बिना बीजेपी जीरो, जेडीयू बिना कुर्मी नाम भी नहीं बचेगा। वो तो विनोद जी, जो विनय जी कह रहे हैं, एक सेंट्रल कास्ट होना चाहिए। प्रशांत किशोर की कमजोरी क्या है कि प्रशांत कुमार की कमजोरी यही है, या क्या नाम है उनका, प्रशांत किशोर है, पीके, कि उनके पास कोई सेंट्रल जाति धुरी नहीं है। विनय सर। अरे संजीव जी, यहाँ पे हिंदुस्तान में बड़े बड़े नेता इसलिए उनकी राजनीति खराब हो गई कि उनके पीछे चलने वाली कोई जाति नहीं थी। तो जॉर्ज फर्नांडिस की दुर्गति क्यों हुई? क्योंकि ईस्ट इंडियन क्रिश्चियन थे वो। तो भाई कम से कम आपको कोई एक जगह तो होनी चाहिए जहां से आप जीत करके आएंगे। जब तक जो है इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी था वो प्रोमिनेंट था, तब तक नंबूदरी जीत जाते थे, और बाद में वो चीजें जब नीचे चली गई तो नंबूदरी नहीं जीत पाएंगे, वो बड़े नेता नहीं हो पाएंगे। तो ये चीजें हैं। आपके साथ कौन रहता है नेताओं के मामले में और पार्टियों के मामले में? हम लोगों ने निखिल भारद्वाज वाली टिप्पणी पे बात कर ली। अजय मिश्रा कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस प्लस राजद का संयुक्त कप्तान अखिलेश थे, इस बार एक तरफा कप्तान राजेश राम। पप्पू यादव प्लस अति पिछड़ा प्लस सामाजिक न्याय और एसआईआर कांग्रेस को 60-70% जीत दिला सकता है। होपफुल रहिए। नहीं, उन्होंने देर से शुरुआत किया। अगर उन्होंने पहले शुरुआत की होती और थोड़ा अपने कैडर को ही कर पाते तो निश्चित रूप से दे पाते। आप ये दिल्ली से आकर के हॉपिंग करके बिहार की राजनीति नहीं कर पाए। बल्कि एक मैं अजय मिश्रा जी को सुझाव दे रहा हूं कि एक आरटीआई डाल दीजिएगा 2020 के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद, और कांग्रेस के खर्चे निकलवा लीजिएगा, और किस नेता पे कितना खर्च हुआ है वो भी निकलवा लीजिएगा। तो बहुत सारी चीजें जो है, हम लोग भी भ्रम में कई बार अपनी चीजें हासिल नहीं कर पाते। कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए। एक चीज क्या है ना, हम पत्रकारों के साथ में, एक तो संस्थान आपको कोई रिसर्च करने की छूट और संसाधन नहीं देता है, तो सारा आप सेकेंडरी डाटा पर काम करते हैं, है ना। और कुछ जो हमारे परसेप्शन होते हैं, जो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बिल्कुल। तो वो चीज जो है वो ज्यादा जरूरी है, और वो मुश्किल जो है सोशल मीडिया वालों को के साथ ज्यादा है, क्योंकि वहां पे जितने पुराने बड़े होते हैं, सोशल मीडिया में तो जिसके पास माइक है, जिसके पास ये है, थोड़ा सा वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। कांग्रेस को मुस्लिम जी, हालांकि ये वाला लागू हम पर भी लोग कर देंगे। कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए, दलित और ओबीसी का वोट चाहिए, लेकिन इनके नेता स्वीकार नहीं है।
कांग्रेस को समस्या बीजेपी से नहीं, अगर ऐसा होता तो उड़ीसा में बीजेपी को खुला मैदान नहीं देती। ये वाली बात तो थोड़ा थोड़ा एल आर भारती जी आप सही कह रहे हैं। अजय मिश्रा जी कह रहे हैं कि बिहार चुनाव का मुख्य मुद्दा तो आज चुनाव आयोग के घोषणा पत्र पर ही निर्भर नहीं करेगा, बल्कि पूरा देश की राजनीति दिशा भी यहीं से तय होगा। घोषणा पत्र, आप चुनाव आयोग का घोषणा पत्र, हम लोग बामन हैं और कांग्रेस के साथ हैं, क्या पूरा बामन समाज, इसकी तो व्याख्या हम लोगों ने हेमंत जी कर दी थोड़ी सी, और आगे भी करेंगे। तेजस्वी फिर हारेंगे, ऑनलाइन कह रहे हैं, ये 20 साल में एमवाई से आगे सोच नहीं पाए। नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। 2015 में A to Z, 2020 में A to Z किया, 2015 में नीतीश जी और ये साथ आए, 2025 का फॉर्मूला अलग है, अति पिछड़ा संघ के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं सोच पाए। तो ये है, यदि एमवाई से आगे भी बहुत कुछ सोचा है, लेकिन एमवाई बचाना भी बहुत जरूरी है। आप अपनी धुरी खो देंगे तो लय खो देंगे। राजद को इस बार मुस्लिम वोट में कांग्रेस की बड़ी सेंधमारी करेगी, कारण कि मुस्लिम राजनीति अब राज्यों से नहीं बल्कि केंद्र से निर्धारित हो रही है। मुस्लिम वोटर अब कांग्रेस, ये तब होगा अजय जी, साथ रहने पे कैसे करिएगा। लेकिन दिल्ली में ये मिथक की तरह से तय हुआ और मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को ज्यादा प्रेफर किया। एक बार अलग हो जाने पे ये वाली थ्योरी, क्योंकि केंद्र में कमजोर है कांग्रेस, केंद्र में जिस समय कांग्रेस मजबूत हो जाएगी उस समय अलग बात है कि आपकी ये वाली थ्योरी काम कर सकती है। उसी की तो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट प्रतिशत 33% था, इसमें ईवीएम का भी रोल है। अब ये वाला तो भारती जी, मैं उससे बहुत ये नहीं करता हूँ। सब कुछ हम लोग ईवीएम के खाते में डाल नहीं सकते, इस पर आप जानते हैं कि मैं आपसे डिफर करता हूँ, कई बार हमारी बात हुई। और तो ये कुल मिलाकर के जो अभी हमने आज बात रखी, फिर से हवाला दे दूं वीरेंद्र यादव न्यूज के हवाले से, कि कांग्रेस को 2020 में यादवों और राजपूतों का, आज का विश्लेषण यही था, राजपूतों ने डेंट दिया, समर्थन चमारों से, भूमिहारों से, ब्राह्मणों से और मुसलमानों से थोड़ा मिला, तब भी बहुत नहीं मिला। परफॉर्मेंस बहुत खराब था। 30% में आप कहिएगा कि हमारा मैथमेटिक्स ठीक था, कि हिस्ट्री आप फेल कर जाइएगा, उसके बाद आप कहिएगा कि हमने हिस्ट्री में इतना अच्छा परफॉर्म किया और हिंदी में इतना खराब किया, ऐसे नहीं चलेगा। फेल हो गए तो हो गए। तो ये था। और ये राजद बिना यादव मुश्किल है उनके लिए, और साथ यादव थोड़ी सी मुश्किल है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखना होगा। विनय सर कुछ अंतिम बात कहना चाहें? निखिल जी का से कुछ आया? ठीक है, थोड़ा हम लोग और होमवर्क करेंगे तो थोड़ा और अच्छा विश्लेषण कर पाएंगे, बस बाकी नहीं तो और होमवर्क करिए, और होमवर्क करिए। हम आपको एनडीए वाला भी, आप उसके पहले ही कि हम अगले सप्ताह करेंगे, आपको एनडीए वाला भी भेज देते हैं, जो वीरेंद्र यादव न्यूज के आधार पे हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर रात में 9 बजे। नमस्कार।